रॉकेट जब स्पेस में जाता है या फिर किसी दूसरे प्लेनेट पर जाता है तो बहुत सारे इंजन अपने साथ में लेकर जाता है, लेकिन ये यूज एंड थ्रो टेक्नोलॉजी पर काम करता है। जिस इंजन का जहां पर काम हो गया उसको वहीं पर फेंक देता है। रॉकेट के जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पेलोड केसिंग। यहाँ पे पेलोड को रखा जाता है। अब पेलोड कोई रोवर भी हो सकता है या कोई सैटेलाइट भी हो सकती है, और इतने बड़े रॉकेट में सिर्फ यह ऊपर वाला हिस्सा ही काम का होता है। बाकी बचा हुआ रॉकेट तो इसको स्पेस में या किसी दूसरे प्लेनेट पर पहुंचाने के लिए काम में लिया जाता है। इस पेलोड के नीचे क्रायोजेनिक इंजन होता है। यह इंजन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग है जिसको कुछ ही देश डेवलप कर पाए हैं आज तक, और उनमें से अपना देश भारत भी एक है। इसके बाद में नीचे की तरफ लिक्विड इंजन होता है जिसमें फ्यूल लिक्विड की फॉर्म में होता है। साइड में ये जो रॉकेट से आपको दिखाई दे रहे हैं ये बूस्टर होते हैं, और यह रॉकेट की पहली स्टेज होती है। जब रॉकेट अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो सबसे पहले यही अपना काम शुरू करते हैं, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। इन बूस्टर के अंदर फ्यूल सॉलिड फॉर्म में होता है, और इनका काम करने का तरीका वही होता है जो हम किसी फंक्शन में हमारे घरों में पटाखे वाले रॉकेट काम में लेते हैं। ठीक वैसा ही तो चलो इन सब चीजों को एक एक करके समझते हैं कि कैसे एक रॉकेट एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाता है, और यह जो इतने सारे इंजन हैं ये कैसे काम करते हैं, क्या इनकी टेक्नोलॉजी है, क्या इनका यूज है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज आता है सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम, जिसमें ये बूस्टर आते हैं। सॉलिड स्टेट का मतलब है इसके अंदर फ्यूल एक सॉलिड फॉर्म में होता है। जो रॉकेट होता है वह ऑक्सीजन और फ्यूल दोनों अपने साथ में लेकर चलता है, क्योंकि फ्यूल ऑक्सीजन के बिना जल नहीं सकता है, क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होती है। जो फ्यूल और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है उसको बोलते हैं प्रोपेलेंट, इसलिए इस इंजन का नाम है सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम। इस बूस्टर के अंदर ऑक्सीजन और फ्यूल का एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। यहाँ पर ऑक्सीडाइजर के रूप में नाइट्रेट या फिर परक्लोरेट या फिर लिक्विड ऑक्सीजन को काम में लिया जाता है, और फ्यूल में यहाँ पर प्लास्टिक या रेसिन मटेरियल या फिर एल्यूमिनियम पाउडर को काम में लिया जाता है। इन दोनों को किसी खास टेम्परेचर पर मिक्स करके एक सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर इन रॉकेट के बूस्टर के अंदर सेट कर दिया जाता है। जब रॉकेट लिफ्टिंग स्टार्ट करता है तो बूस्टर के अंदर इग्निटर की हेल्प से इस फ्यूल को इग्निट किया जाता है, और जैसे ही ये फ्यूल जलना शुरू करता है तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, जिससे बूस्टर के नीचे की साइड में एक नोजल लगा रहता है जिसको कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नोजल बोलते हैं। ये नोजल सबसे पहले जो भी गैस इस बूस्टर के अंदर जल रही है उसको कन्वर्ज करता है, और फिर प्रेशर के साथ में बाहर की तरफ फेंकता है। डाइवर्ट करके अब इन बूस्टर की पावर से रॉकेट सीधा ऊपर उठता है। अब रॉकेट एकदम सीधा सीधा वर्टिकली नहीं जाता है, क्योंकि वर्टिकली डायरेक्शन में रॉकेट चलता गया तो एक तो बहुत ज्यादा फ्यूल की खपत होगी पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से, और जब भी इस रॉकेट का फ्यूल खत्म हो जाएगा तो अर्थ की ग्रेविटी इसको वापस नीचे की तरफ पुल कर लेगी और यह रॉकेट नीचे गिर जाएगा। इसलिए जब रॉकेट लॉन्च टावर की डिस्टेंस को पार कर जाता है तब इसके नोजल की डायरेक्शन बदल दी जाती है धीरे धीरे, जिसको ग्रेविटी टर्न बोलते हैं, और अब ये रॉकेट अर्थ के साथ साथ में हॉरिजॉन्टल ट्रैवलिंग शुरू कर देता है। अब रॉकेट अर्थ पर वापस ना गिर जाए इसलिए इसको हाई स्पीड में हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करना होता है। अब ये वापस इस पॉइंट पर पहुंचता है तो फिर से इंजन को पावर के साथ में ऑन किया जाता है, और अब यह लंबा चक्कर लगाकर आता है। जिस पॉइंट से रॉकेट अर्थ के सबसे करीब होता है उसको बोलते हैं पेरिजी। जब यह अर्थ के सबसे दूर वाले पॉइंट पर पहुंचता है तो इसको बोलते हैं अपोजी। तो जब रॉकेट अपोजी पे पहुंचता है तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इसकी यहाँ पर स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, और ग्रेविटी इसको वापस इधर से सीधा ही अपनी तरफ पुल करने लग जाती है। तो यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में बदल जाता है। तो इस तरीके से पेरिजी पॉइंट पर रॉकेट के इंजन को एक्सेलरेट करके अपोजी की दूरी को बढ़ाया जा सकता है, यानी इसकी ऑर्बिट को और ज्यादा बड़ा किया जा सकता है। अब मान लो यहाँ पर मून की पोजीशन है, तो जब इसको मून पर जाना होगा तो यह इसी तरीके से चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़कर मून की ग्रेविटी में आ जाएगा और मून इसको पकड़ लेगा। फिर यह इसी तरीके से मून के चक्कर लगाना शुरू कर देगा। लेकिन यदि इस रॉकेट में जो भी पेलोड था उसको यदि मून पर उतारना है तो यहाँ पर यही प्रोसेसर को रिवर्स में शुरू कर दी जाती है, जिससे यह ऑर्बिट छोटी होती जाएगी, और फिर धीरे धीरे जो भी एयरक्राफ्ट है उसको लैंड करवाया जाता है। जब रॉकेट पृथ्वी से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर होता है तो सॉलिड स्टेज बूस्टर का फ्यूल खत्म हो जाता है और यह अलग हो जाते हैं,
और वापस पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं। ये बहुत भारी होते हैं, इसलिए इनको समुद्र के अंदर ही गिराया जाता है। ये नासा का वीडियो आप देख सकते हो, जिसमें समुद्र में से वापस इस बूस्टर को निकालकर ले जाया जा रहा है। पृथ्वी की ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए इन सॉलिड स्टेज बूस्टर का यूज रॉकेट को पृथ्वी से लिफ्ट करने के काम में लिया जाता है। रॉकेट के अंदर जो इंजन लगे रहते हैं वह भी पावर बहुत ज्यादा जनरेट करते हैं, लेकिन वह इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं। रॉकेट के सबसे ऊपर वाले हिस्से में जहां पर पेलोड को रखा जाता है, उसकी कैसिंग बूस्टर के साथ में ही अलग हो जाती है, क्योंकि रॉकेट पृथ्वी की एनवायरनमेंट से निकलने के बाद में इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। और रॉकेट जितना हल्का होता है उतना ही अच्छा होगा जो बाहर के आउटर कैसिंग होती है, यानी जो बाहर का कवर होता है। रॉकेट के उसको बहुत ही स्ट्रांग एल्यूमिनियम लिथियम मेटल से बनाया जाता है और इसके ऊपर थर्मल कोटिंग भी की जाती है, क्योंकि रॉकेट जी स्पीड से आगे बढ़ता है। तो फ्रिक्शन की वजह से रॉकेट के आउटर लेयर का टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इसलिए इसके अंदर जो भी इक्विपमेंट है उनको प्रोटेक्ट इस आउटर कैजिंग से ही किया जाता है। जब बूस्टर का फ्यूल खत्म होने वाला होता है तो उसके 20 सेकंड पहले स्टेज का लिक्विड प्रोपेलेंट सिस्टम को ऑन किया जाता है। सेकंड स्टेज इंजन में फ्यूल और ऑक्सीजन लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। इस इंजन के थ्रस्ट को कंट्रोल किया जाता है। ये इंजन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और एफिशिएंट भी कम होते हैं, लेकिन इनके फ्यूल को कंट्रोल किया जा सकता है। एक टैंक के अंदर फ्यूल भरा रहता है और एक के अंदर ऑक्सीजन। जब इन इंजन को ऑन किया जाता है तो टर्बो पंप की हेल्प से फ्यूल और ऑक्सीजन को कंबशन चैम्बर के अंदर भेजा जाता है। कंबशन चैम्बर के अंदर फ्यूल जलता है और टर्बो पंप फ्यूल को पंप करते हैं और ये टरबाइन से चलते हैं, इसीलिए इनको टर्बो पंप कहा जाता है। तो जब यह फ्यूल जलना शुरू करता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर से यहाँ पर भी गैस रिलीज होती है और यहाँ पर भी सेम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट नोजल लगा रहता है, जो हिट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे रॉकेट को ऊपर की तरफ थ्रस्ट मिलता है और ये रॉकेट स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब के सब लॉन्च व्हीकल होते हैं जो पेलोड को उसकी पार्किंग ऑर्बिट में पहुंचा देते हैं और फिर वहां से आगे की तरफ जो भी ट्रैवलिंग होती है वह ये स्पेसक्राफ्ट खुद ही करता है। यदि यहाँ पर कोई सैटेलाइट है तो उसको ऑर्बिट में सेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर सैटेलाइट के पास में भी अपने बूस्टर होते हैं अपनी पोजीशन को सेट रखने के लिए। और यदि कोई पेलोड को दूसरे प्लेनेट पर भेजा गया है रॉकेट से, तो वह धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट बढ़ाता जाएगा और अर्थ से दूर जाता रहेगा। इस पेलोड में यदि कोई रोवर और ऑर्बिटर है तो इनमें भी इंजन लगे रहते हैं जो रोवर को किसी भी प्लेनेट पर लैंड करवाने के लिए काम में आते हैं। कुछ रॉकेट आपने ऐसे भी देखे होंगे जो स्पेसक्राफ्ट को अपने साथ में लेकर जाते हैं। स्पेस में ट्रैवल करने के लिए यहाँ पर रॉकेट का काम बस इतना ही होता है कि यह सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचा दे। उसके बाद में वहां पर स्पेस में रहना, घूमना फिरना सब इसी स्पेसक्राफ्ट से ही होता है और यही वापस अर्थ पर लेकर आता है। जो भी इंसान स्पेस में जाते हैं उनको तो इतना बड़ा जो ये रॉकेट होता है, इसमें लगभग फ्यूल ही भरा होता है और हर इंजन का अलग अलग काम होता है। जब उसका काम हो जाता है तब उसको रॉकेट से अलग कर दिया जाता है। तो इस टाइप से एक रॉकेट एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।